दिस इज नेहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इतिहास की एनसीईआरटी। हम लोग आज क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 इस्लाम का भारत में आगमन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और सेकंड पार्ट में हम लोग आज इसका पहली हेडिंग महमूद गजनवी का भारत में आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। तो इस हेडिंग को पढ़ने से पहले हम लोगों को यह जानना है कि महमूद गजनवी था कौन और इसने भारत पर आक्रमण किया क्यों, कब किया, किस लिए किया, कारण क्या थे, इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले महमूद गजनवी, इसे गजनी नाम से भी कहा जाता है। इसका मतलब महमूद गजनवी या गजनी। ये जो महमूद गजनवी था या गजनी, ये मध्य एशिया में स्थित अफगानिस्तान के एक छोटे से राज्य का स्वामी था। और इससे पहले यह राज्य जहां का ये स्वामी था, इससे पहले इस राज्य पर पैगंबर साहब के उत्तराधिकारियों या फिर खलीफाओं का साम्राज्य था और यह इसके बाद स्वतंत्र हो गया था। इनके खलीफाओं और मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों से यह राज्य स्वतंत्र हो गया था, इसीलिए इनके शासक सुल्तान कहलाए। इसलिए इन राज्यों को सल्तनत या सुल्तनत काल के नाम से भी जाना जाता है। तो महमूद गजनवी के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। इसके बाद जो तुर्कों का भारत में सबसे पहला और सबसे बड़ा आक्रमण, पहला और बड़ा आक्रमण महमूद गजनवी ने ही किया था। तुर्कों का भारत पर पहला बड़ा आक्रमण महमूद गजनवी ने किया था। कब किया था? जो महमूद गजनवी था, जब गजनी राज्य अफगानिस्तान के महमूद गजनवी नाम के तुर्क राजा ने भारत पर आक्रमण किया था। और इसका आक्रमण का ये कारण नहीं था, मतलब कि वह भारत पर राज्य करना नहीं चाहता था। महमूद गजनवी भारत पर राज्य करने के लिए भारत पर आक्रमण नहीं किया था। तो इसने किया क्यों था? इसकी नजरें जो थी, यानी कि महमूद गजनवी, इसकी नजरें ईरान, अफगानिस्तान व खुरासान के क्षेत्रों में दूसरे तुर्क राजाओं को हराकर अपने क्षेत्र में मिला लेना था। इसकी ये योजना थी, इसलिए इसने भारत पर आक्रमण किया था। इसने भारत पर शासन करने के उद्देश्य से आक्रमण नहीं किया था। जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया और वो भारत आया, क्यों आया? क्योंकि वह अपनी सेना बनाने के लिए वो धन जुटाना भी चाहता था और इसके लिए वो बहुत कोशिश किया। इस कोशिश में उसने सन 1000 ईस्वी से लेकर सन 1025 ईस्वी तक इसने कुल 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार। और इन आक्रमण 17 बार आक्रमण इसने विभिन्न राजपूत राज्यों पर आक्रमण किया। उसने कई राजाओं को हराया और उनके धन को लूटा, जिससे महमूद गजनवी को बहुत सारा धन मिला और उसने बहुत धन इकट्ठा कर लिया, जिसमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण सबसे प्रमुख आक्रमण है। सोमनाथ मंदिर का आक्रमण, सोमनाथ मंदिर का जो आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, कब किया था? 1025 ईस्वी में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आक्रमण है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में स्थित है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर में कई बार आक्रमणकारियों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद हम लोग महमूद गजनवी के बारे में पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग अल-बरूनी के बारे में पढ़ेंगे। ये अल-बरूनी कौन था? और इसका भी भारत में आने का क्या उद्देश्य था? अल-बरूनी, अल-बरूनी, अल-बरूनी मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान था। अल-बरूनी कौन था? एक प्रसिद्ध विद्वान था। अल-बरूनी मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान था।
इसका अल बरूनी का मूल नाम क्या था? अल बरूनी का मूल नाम जान लेते हैं। अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद, ये अल बरूनी का मूल नाम है। इनका जन्म, अल बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में खीवा मध्य प्रदेश मध्य एशिया, खीवा मध्य एशिया में हुआ था। यानी कि जो अल बरूनी है, इनका जो जन्म स्थान कहाँ है, जन्म कब हुआ था? अल बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में खीवा, ये खीवा किधर है? मध्य एशिया में, यहां पर इनका जन्म हुआ था अल बरूनी का। जो अल बरूनी है महमूद गजनवी का समकालीन था। अल बरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था और महमूद गजनवी के साथ ही भारत आया था। उसने यहाँ पर संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया था। पुराणों का अध्ययन करने वाला यह पहला मुसलमान था। अल बरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? अल बरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अल बरूनी था। और इसकी एक फेमस बुक है, अल बरूनी की एक फेमस बुक है, क्या है? किताब उल हिंद। अल बरूनी की बुक का क्या नाम है? किताब उल हिंद, या तो इसे तहकीक ए हिंद भी कहते हैं, तहकीक ए हिंद। और ये जो बुक है जो 80 अध्यायों में विभाजित है, इसमें अल बरूनी क्या वर्णन करता है? इसमें अल बरूनी वर्णन करता है किसके बारे में? 11वीं शताब्दी के भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन, जिसमें समाज, रीति रिवाज, तौर तरीके आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी अल बरूनी देता है इस पुस्तक में, जिसमें से कुछ निम्नलिखित है। जैसे पहला, विदेशियों के प्रति यहाँ के लोगों के विचार बहुत संकुचित थे। वो कहता है कि जो भारतीय लोग हैं उनके विचार विदेशियों के प्रति बहुत संकुचित थे। विदेशियों के तौर तरीके, पहनावे के तरीके, खान पान उन्हें नहीं पसंद थे, इसी कारण से वे उन्हें मलेच्छ कहते थे। तो अल बरूनी के हिसाब से ये विचार था, अल बरूनी का कहना ये था कि 11वीं शताब्दी में जो भारतीय लोग थे उनका ऐसा मानना था कि जो विदेशी लोग हैं उनके प्रति उनका विचार अच्छा नहीं है, मतलब भारतीय लोगों का विदेशी लोगों के प्रति विचार अच्छा नहीं था। भारत के लोग अपने अपने पारंपरिक व्यवसायों को ही अपनाते थे। सभी को भोजन अलग थाल में परोसा जाता था, वे एक थाल में भोजन नहीं करते थे। भारत में लोग दैनिक कार्यों को करने में सगुन को महत्वपूर्ण स्थान देते थे और हिंदुओं में ईश्वर के प्रति सम्मान और विश्वास है। उनका यह मानना है कि ईश्वर एक है, अनादि है, अनंत है, स्वतंत्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सबसे बुद्धिमान है, जीवंत है, जीवन दाता है, शासक है। कुछ इस तरह से अल बरूनी ने वर्णन किया है अपने बुक किताब उल हिंद, जिसे तहकीके हिंद भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग अगली हेडिंग मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों की हेडिंग है मोहम्मद गौरी।
जान लेते हैं कि मोहम्मद गोरी कौन था। मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान के गोर नामक स्थान का था और इसने गजनी पे कब आक्रमण किया था? मोहम्मद गोरी ने गजनी पर आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी ने गजनी पर आक्रमण कब किया था? 1173 से 74 ईस्वी के बीच, और उस पर अधिकार भी कर लिया। इसके बाद है भारत पर सबसे पहला आक्रमण मोहम्मद गोरी ने कब किया? भारत पर पहला आक्रमण, भारत पर मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण कब हुआ था? 1175 ईस्वी में। और कहां पर आक्रमण किया था? मुल्तान पर। भारत पर मोहम्मद गोरी का फर्स्ट आक्रमण कब हुआ था? 1175 ईस्वी में मुल्तान पर। इसके बाद मुल्तान पर विजय प्राप्त करने के बाद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, और लेकिन यहाँ उसे सफलता नहीं मिली थी। क्यों नहीं मिली थी? क्योंकि यहाँ पर चालुक्य वंश के राजा मूलराज द्वितीय ने उनकी माँ साहसी, उनकी माँ थी जो साहसी थी, पर वो विधवा हो चुकी थी। माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ी के निकट चालुक्य वंश के राजा ने इन्हें पराजित कर दिया था। किसे? मोहम्मद गोरी को। तो इन्होंने गुजरात पे जो आक्रमण किया था वो सफल नहीं हो पाया था। तो उनकी यह भारत पर पहली पराजय थी। जब गुजरात में इनकी पराजय हुई तो भारत में गुजरात पर इनकी भारत में ही पहली पराजय थी ये। इस पराजय के बाद गोरी ने अपने आक्रमण का रास्ता ही बदल दिया। फिर इसने क्या किया? आक्रमण पंजाब पर आक्रमण किया, और 1190 ईस्वी तक इसने संपूर्ण पंजाब को जीत लिया। संपूर्ण पंजाब को जीत लिया। उधर गोरी ने जैसे ही गुजरात पर आक्रमण किया और वहां उसकी असफलता हुई, तो उसने अपना मार्ग परिवर्तित करके कहां ले गया? पंजाब की ओर 1190 में, और यहां इसने संपूर्ण पंजाब को जीत लिया। इसके बाद नेक्स्ट, पंजाब जीतने के बाद फिर क्या हुआ? उसके राज्य की सीमाएं जो थी दिल्ली, अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान, जिसे पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है, उनकी राज्य की सीमाओं से उनकी सीमा टच करने लगी। और इसी से हम लोग पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा कुछ। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में क्योंकि संघर्ष भी हुआ था, इस कारण से हमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी जानना अति आवश्यक है। पृथ्वीराज चौहान, जिसे पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है। तो पृथ्वीराज तृतीय जिन दिनों मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण कर रहा था, उसी समय चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान भी अपने राज्य के विस्तार में लगे हुए थे। पृथ्वीराज चौहान भी एक वीर, साहसी और योग्य सेना नायक थे। उन्होंने कई बार राजपूत शासकों को भी पराजित किया था, जिसमें परमार्दी देव भी था, और इसके बारे में भी बताया जाता है कि इन्होंने भी बहुत सफलता प्राप्त की है, पृथ्वीराज चौहान ने भी। इसके साथ ही भटिंडा पर मोहम्मद गोरी के अधिकार कर लेने के बाद पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य संघर्ष की स्थिति बन गई। जब भटिंडा पर मोहम्मद गोरी ने अधिकार कर लिया, इसके बाद ही दोनों के मध्य युद्ध छिड़ गया। तो सबसे पहला युद्ध कौन सा होता है इन दोनों के बीच? तराइन का फर्स्ट युद्ध। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन का प्रथम युद्ध किन दो शासकों के बीच में होता है? मोहम्मद गोरी और इसके बाद है पृथ्वीराज तृतीय। इन दोनों शासकों के बीच तराइन का फर्स्ट युद्ध होता है। और ये कब होता है?
युद्ध में मोहम्मद गोरी हार जाता है। किससे? पृथ्वीराज तृतीय से, और पृथ्वीराज तृतीय जीत जाता है। तराइन के फर्स्ट युद्ध में जो 1191 ईस्वी में हुआ था, उसमें मोहम्मद गोरी हार जाता है पृथ्वीराज तृतीय से। फिर इसके बाद और मोहम्मद गोरी हार कर जान बचाकर भाग जाता है। फिर क्या होता है? मोहम्मद गोरी 1 साल तक शांत रहता है, कुछ नहीं करता है। इस दौरान उसने अपनी सेना को और शक्तिशाली बनाया। फिर इसके बाद उसने तराइन का सेकंड युद्ध छिड़ा। तराइन का फर्स्ट युद्ध के बाद तराइन का द्वितीय युद्ध आता है, जो इसके जस्ट 1 साल बाद आता है, और इसका समय है 1192। और ये युद्ध भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य होती है। लेकिन इस युद्ध में पहले युद्ध के अपोजिट हो जाता है, एकदम विपरीत। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज तृतीय को क्या कर देता है? हरा देता है, और इसकी विजय हो जाती है। यानी मोहम्मद गोरी जीत जाता है, पृथ्वीराज तृतीय हार जाता है, और मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज तृतीय को बंदी बना लेता है। तो जैसे कि पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी, लेकिन द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की पराजय होती है। पृथ्वीराज को पराजित करने के बाद मोहम्मद गोरी 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित करता है। मोहम्मद गोरी और उसके सेना नायकों ने ग्वालियर, बयाना, बिहार एवं बंगाल पर विजय प्राप्त कर ली थी। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई? मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो जाती है, और इस समय ये लगभग संपूर्ण उत्तर भारत उसके अधीन हो जाता है। मोहम्मद गोरी के अधीन संपूर्ण उत्तर भारत मोहम्मद गोरी के अधीन हो जाता है। और जिससे कि जो सन 1192 का तराइन युद्ध का जो निर्णायक युद्ध हुआ था, वो निर्णायक सिद्ध होता है। मोहम्मद गोरी की जीत ने तुर्कों के लिए भारत के द्वार खोल दिए थे, जिससे सल्तनत काल की अब शुरुआत मान ली जाती है। और कुछ कारण भी जान लेते हैं तुर्कों के जीत के क्या क्या कारण थे। बहुत सारे कारण थे, जैसे राजपूत राजाओं में एकता का अभाव था, इस वजह से तुर्क भारत पर आक्रमण कर सके और अपनी सत्ता स्थापित कर सके। राजपूत द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली और शस्त्रों का प्रयोग करने की वजह से। तीसरा है, तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और फुर्तीले घुड़सवार नहीं थे। अरे मतलब तुर्क सेना के पास थे, बल्कि भारतीयों के पास नहीं थे ऐसा। तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाजी में हाथ होना, और भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच छुआछूत ये सब बहुत ज्यादा फैली हुई थी, जिसके वजह से तुर्कों ने भारत पर आसानी से आक्रमण कर लिया और अपना कब्जा भी कर लिया। इसके साथ ही आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है और क्लास भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड